अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक उन्होंने इंक्वायरी करवाई है, जिसके मुताबिक जो ऑडियो इमरान खान की अदालत से रिलीज़ हुई है या जारी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है। आखिर किस तरह से ये ऑडियो सामने आई है, अब इसकी तहकीकात होंगी। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, उन्होंने भी कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और कह रहे हैं कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। मुजम्मिल साहब, ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है कि ऑडियो एक तो सामने आ जाती है। सबसे पहले इसी पर आपका तबसरा और या फिर सुनवा लें अपने नाजरीन को कि मलिक शहजाद अहमद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं। पहले काजी फाइज ईसा साहब की बात कर लेते हैं। वो जो ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक हुई है, शहजाद साहब के शॉर्ट्स बाद में सुनवा लेते हैं। देखें, ऑडियो जुडिशल प्रोसीडिंग्स की हैं और जुडिशल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एक फ़ैसला मौजूद था कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। अतर मनीला साहब ने कहा कि अगर हो गई है तो खैर है। मेरा ख्याल है ये लीनियंट व्यू उन्होंने लिया है। देखें, यहाँ तो ये बात जुडिशल ऑर्डर ना मौजूद होता कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी तो फिर हो जाती, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। जब एक जुडिशल ऑर्डर मौजूद है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग या ये रिलीज नहीं होगी और रिलीज हुई है तो फिर तो ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। तस्वीर भी सामने आई थी। अच्छा, लेकिन तस्वीर तक भी ऑर्डर मौजूद नहीं था। तस्वीर तक भी ऑर्डर मौजूद नहीं था। मैं अब कह रहा हूँ जो जुडिशल ऑर्डर 4-1 से आया, आपने लाइव स्ट्रीमिंग का मामला तय किया, उसके बाद जो लीक है वो उस जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं है। अच्छा, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमसे, हमारे सुप्रीम कोर्ट से ये लीक नहीं हुई है जी, काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि उन्होंने इंक्वायरी की है। उन्होंने इंक्वायरी की है। अच्छा, इसका मतलब है इंक्वायरी आप उसी चीज की करते हैं जब कोई गलत काम हो जाए। ठीक काम की तो कोई इंक्वायरी नहीं ना करता, उसकी तो शाबाश दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी कराई है तो सुप्रीम कोर्ट समझता है गलत लीक हुई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि उनके हाथ से लीक नहीं हुई तो फिर क्या, फिर जेल से लीक हुई है। सवाल तो खड़ा होता है, फिर जेल से लीक हुई है। फिर मेरा मतलब है वो तो वीडियो लिंक पर जेल से मौजूद थे। फिर इसका मतलब जहां वीडियो लिंक पर वो जेल से मौजूद थे वहां रिकॉर्डिंग का बटन लगा हुआ था, ऐसा ही, और वहां से लीक की गई है तो फिर जेल वालों को पकड़ लेना चाहिए। फिर पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहब को उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि ये वीडियो लिंक जो है हैक हुआ हो, किसी थर्ड प्लेस पे सुना जा रहा हो, अदालती कार्रवाई भी हैक हुई। देखें, है तो देखें ना, जूम का लिंक होगा या और कोई सिक्योर्ड लिंक होगा तो वो हैक होगा, उसका किसी और के पास भी पासवर्ड मौजूद होगा। एजेंसीज को तो इंक्वायरी करानी चाहिए इसकी। देखें ना, 2-3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। मेरा मतलब है अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लीक हुई है या जेल से लीक हुई है या एजेंसीज के पास का सबूत है या जेल से भी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुई तो फिर कोई हैकर है जो काम कर रहा है। ठीक है ना, और वो होल के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, I'm getting your point। ठीक है ना। तो मेरा मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के या पाकिस्तान हुकूमत के सिक्योर्ड वीडियो लिंक्स को भी हैक कर रहा है तो फिर मेरा मतलब है कि फायरवॉल वाली गल छड़ी दी थी तो पहले इनसे जूम लिंक नहीं ठीक बन रहे, ठीक है ना, वीडियो लिंक नहीं ठीक बन रही। ये तो आपने वाकई बड़ी, मेरा मतलब फिर छोड़े आपसे, अगर अपना सिक्योर जूम लिंक नहीं बन रहा, बिल्कुल ट्रू तो फिर मेरा मतलब है एक मजे का खेज बात। मैं अतर मनीला साहब की इस बात से एग्री नहीं करता कि लीक हो गई तो फिर कौन सी बात है, ओपन प्रोसीडिंग नहीं है, फैसला आया कि नहीं हो सकती, जुडिशियल ऑर्डर है, या तो आप ना देते वो ऑर्डर। आपने अगर ऑर्डर दिया है कि ये स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ये बाहर नहीं जाएगी, बात तो उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो गई है। फिर जब ये कहा जाता है कि अगर तहरीक इंसाफ कोई खिलाफ वर्जी करे तो जजेस लीनियंट व्यू लेते हैं, अगर कोई और करे तो फिर उस पर सख्त व्यू लेते हैं, ये बात आप समझें। तो फिर ये फिर यकसा निज़ाम इंसाफ की नफ़ी हो जाती है। तो फिर मेरा मतलब है कि एक जैसा सलूक नहीं है, वो कहते हैं लाडले वाले सलूक की बात हो जाती है, गुड टू सी यू से बात शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये इतना सादी बात नहीं है जितना हाशअप करने की कोशिश की गई है। अगर उन्होंने इंक्वायरी करा ली है तो उस इंक्वायरी की डिटेल्स पब्लिक कर दें और पंजाब गवर्नमेंट को हिदायत जारी करें कि ये आपके यहाँ से लीक हुई है, हमारे यहाँ से नहीं हुई है, और पंजाब गवर्नमेंट को भी इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। थ्रेट कर रहे हो काजी साहब, पता तो उनके पास डिटेल्स तो उनके पास होंगी, और एफआईए को इंक्वायरी दे देनी चाहिए इसकी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई, जेल से नहीं हुई तो फिर दे दें एफआईए के साइबर विंग को, कोई इनसे तो पता लगे ना। सर मेरा आसान सा सवाल,
ठीक ऑडियो सामने आ गई, जस्टिस अतर मिनल्ला भी कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है इसमें क्या सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? ऑडियो ही है ना, सामने आ गई, इसको लाइव दिखा देते, समात ही लाइव कर देते, ना तस्वीर सामने आने पर शोर खड़ा होता, ना ऑडियो सामने आने पर। और जो लाइव दिखाने का मामला है उस पर 4 जजेस की ये राय थी कि लाइव नहीं दिखाना चाहिए। हाँ जी। 5 में से अतर मिनल्ला साहब अकेले थे। हाँ जी। उनके साथ कोई नहीं था। तो हम उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि वो तनहा वो बात कर रहे थे। 4 जजेस, बेंच की राय मुख्तलिफ थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो बेंच की राय का एहतराम करना है या अतर मिनल्ला की राय का एहतराम करना है? बेंच, ऑफ कोर्स बेंच की राय का एहतराम करना है। तो बेंच की का फैसला है कि नहीं हो सकता, तो फिर जब बेंच का फैसला मौजूद है तो फिर बेंच का फैसला प्रिवेल करेगा या अतर मिनल्ला साहब की राय प्रिवेल करेगी? तहकीकात आगे बढ़ेंगी, बढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ, फिर हुकूमत को इसकी FIA को तहकीकात दे देनी चाहिए। ऐसी कौन सी बात है? फिर मेरा मतलब है कि आप इसको ऐसे जाने तो नहीं दे सकते। मतलब कल को मेरा मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 बग हुआ है, यहाँ हैक हुआ है। दोनों सूरतों में बात ठीक नहीं। You never know, of course. हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मैं इस हद तक इतना ये मौक़िफ़ से मुत्तफिक हूँ कि लीक हो गई तो कोई बात नहीं, ना इससे मुत्तफिक हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई चलो बात खत्म हो गई। लेकिन ये मुल्क का बहुत बड़ा मसला है मुज़म्मिल साहब, देखा जाए तो। लेकिन वैसे तो आप ये कहेंगे सड़क पे कत्ल हो गया, ये मुल्क का बड़ा मसला है, होना तो चाहिए, लेकिन है नहीं। टूटना मुल्क का मसला है, कानून टूटना मुल्क का मसला है, बड़े या छोटे की बात नहीं है। कानून की पासदारी मुल्क का मसला है। कानून अगर तो कोई अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है तो ये मुल्क के मसले की बात नहीं है, ये कानून की पासदारी की बात है। मतलब आप बड़ा कहते हैं, तो अगर तो जुडिशियल फैसला मौजूद था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती तो फिर ऑडियो लीक जुर्म है। सर, आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि कानून की पासदारी अदलिया के फैसलों से, यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट आड़े आ गई है अदलिया के, और अदलिया अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रही है कि जी अब जो जिस किस्म की भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है उससे जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद हम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने क्लियर कट वर्ड्स में कहा है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेयर इट विल स्टॉप? सुनवाएं कहाँ है, लोगों को सुनवाएं। मैं सुनवा देती हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब कह क्या रहे हैं, आपको एज इट इज सुनवाते हैं। मसला है जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं, जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी में, ये बहुत जल्द इसका अख्ताम होगा। हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होती रहेगी। सर, बिला किसी खौफ व ख़तर के बहादुरी दिखानी है, दलेरी से काम दिखाना होगा, ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ठीक बात कह रहे हैं कि इस मुल्क में अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया को खुद मुख्तार होना चाहिए, कौन इससे इनकार कर सकता है, और एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए अदलिया के मामलात में। लेकिन साथ साथ अदलिया पर भी तो एक जिम्मेदारी है ना, क्या? कि अदलिया का भी कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, जुडिशल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात सुने, अदलिया ने भी आइन और कानून के दायरे में काम करना है। अदलिया राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती, अदलिया कानून से निकलकर फैसले नहीं कर सकती। ये नहीं है कि जी जुडिशल फैसलों को चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है तो आप जैसे मर्जी फैसले देते हैं। किन फैसलों की तरफ इशारा है आपका? काफ़ी फैसलों की तरफ इशारा है मेरा, कि जुडिशरी के जो फैसले हैं, देखें इस वक्त क्या मसला है, जुडिशरी के फैसले यकसा निज़ाम इंसाफ के तराजू पर पूरे उतर रहे हैं। सवाल ये है कि इस मुल्क की सियासी कुव्वतें अगर आपस में तकसीम हैं तो ये तासुर क्यों है कि अदलिया का झुकाव एक ख़ास सियासी जमात की तरफ है। ये आज से नहीं है, नहीं, मेरा मतलब है इस वक्त आज की, वो तो आज की बात कर रहे हैं ना। आज इसका मतलब है कि जो हुक्मरान जमात है
वो पहले भी ये समझती है कि अदलिया का उनके साथ रवैया ठीक नहीं है। आसान लफ्जों में हुक्मरान जमात और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, अदलिया और तहरीक इंसाफ फिलहाल एक पेज पर हैं। तासुर तो यही दिया जा रहा है ना, सादगी से बयान कर दिया है, आसान लफ्जों में आवाम को मुश्किल नहीं बातें बताएं। ठीक है कि जब पाकिस्तान की सियासी शतरंज की बिसात की बात की जाती है तो हमें अदलिया और तहरीक इंसाफ इकट्ठे खड़े नज़र आते हैं, बिलखसूस हाई कोर्ट्स में और उस जगह जजेस का व्यू टुवर्ड्स पीटीआई जो है वो हमें बहुत सॉफ्ट नज़र आता है और मतलब जजेस अपने फैसलों में पीटीआई के रहनुमा को मकबूल लीडर खिलाफ फैसले सुनाए थे। तोशा खाना केस था, साइफर केस था, इद्दत में निकाह का केस था, यही तो अदलिया थी, यही जजेस थे। नहीं, पर यही हाई कोर्ट्स हैं जहाँ से वो बरी हो रहे हैं। अब हवाओं का रुख बदल कैसे रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हवाओं का रुख बदल रहा है, हवाओं का रुख उसी तरफ था। आप मेरी बात समझें। देखििए, मैं ये समझता हूँ इसीलिए 24-24 और 14-14 घंटे की तवील समाअत करके फैसले सुनाएगा, इसीलिए चंद दिनों में अपीलें सुनकर फैसले सुनाए जा रहे हैं। 24 घंटों में 24 सालों की इसलिए सजा। गरीब आदमी की अपील 10 साल नहीं सुनी जाती और उनकी 10 दिन में फैसलों की बात की जा रही है। ये फ़र्क भी लोग देखना चाहते हैं कि मेरी अपील क्या जज साहब 10 दिन में सुनने को तैयार हैं? मेरी अपील तो नहीं सुनने को तैयार हैं, लेकिन उनकी सुनने को तैयार हैं। उनकी क्यों 10 दिन में सुनने के लिए तैयार हैं और मेरी क्यों 10 साल नहीं सुन रहे? ये भी तो लोग सवाल कर सकते हैं। लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के भी केसेस जिस तरह से माफ हुए हैं, अदालतों ने जिस तरह से रिलीफ दिया है, शहबाज शरीफ साहब की अपील इतनी जल्दी सुनी, मरियम नवाज की अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 साल पेंडिंग रही। और अब जो उनको के बाद एक 4 साल इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए नहीं हुए, 4 साल पेंडिंग उसके बाद फैसले सामने। इमरान खान की 4 महीने नहीं पेंडिंग रही, उनकी अपीलों में 4 साल फैसले नहीं हुए, उनके 4 महीने में हो गए हैं। तो लोग ये फ़र्क भी लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर अदलिया के अंदर से जुडिशल एक्टिविज़म ख़त्म हो जाए, अगर और अदलिया को एस्टेब्लिशमेंट से ये शिकायत है कि वो मुदाखलत कर रही है, तो उस मुदाखलत को रोकने के लिए अदलिया को अपने अंदर से जुडिशल एक्टिविज़म भी ख़त्म करना होगा। अच्छा, आप अगर का पॉइंट उठा रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि इसमें डाउट है किसमें कि अगर एस्टेब्लिशमेंट कर रही है ना, 6 जज का खत है सबूत के तौर पर, इसके अलावा तो सरगोदा के एटीसी के जज मोहम्मद अब्बास का एक खत भी है, पहले वो भी सुनवा लेते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब उस हवाले से क्या कह रहे हैं कि कितने दिन पहले उनको धमकियां दी गई हैं और क्या कहा गया है, उस हवाले से सुन लीजिए। 3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि मैं इनमें से किसी भी इकदाम से खौफज़दा नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इकदाम के बावजूद चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, मेरे उनसे फ़ोन से भी बात हुई तो उन्होंने कहा किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। मुज़म्मिल साहब, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े देंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इस पर भी मैं चीफ जस्टिस साहब ने तकरीर तो कर दी रावलपिंडी बार, कल फैसला नहीं महफूज कर लिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जजेस का काम तकारीर करना नहीं है, जजेस का काम फैसले सुनाना है। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है टू डिसाइड अ केस, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन राय आमा हमवार करना या पब्लिक ओपिनियन करना या अपना केस जाके पब्लिक में पेश करना नहीं है। ये जजेस का काम नहीं है कि वो अपना मुकदमा लेकर अवाम की अदालत में आ जाएं। उनके पास कानून की अदालत मौजूद है, उन्होंने वहाँ फैसला करना है। जो बात वो रावलपिंडी बार में कर रहे हैं जी, सवाल ये है कि कल उनके आईजी पेश हुए, डीपीओ पेश हुए, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा देते, अख्तियार था उनके पास। आईजी के पास भी कुछ नहीं सॉलिड रीजंस थी, जज साहब के पास तो अख्तियार मौजूद था ना कि गिरफ्तार करके तौहीन अदालत में सजा दे सकते थे। आप मेरी बात समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस को एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया ट्रायल नहीं करना, ये भी आप बात समझें, ये मीडिया ट्रायल है। अच्छा, हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट का आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। ये ख़त लिखना, फिर वो ख़त मीडिया को जारी करना, फिर उसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन बनाना, फिर एक ख़ास सियासी जमात का उसको अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल करना। ख़त आया था, पहली बात तो ये ख़त पब्लिक नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि उस पर उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की, सजा देनी चाहिए थी। मतलब आज रावलपिंडी बार में खिताब करने की बजाय उनका फैसला अगर हमारे सामने मौजूद होता और उन्होंने तौहीन अदालत में या सज़ा दे दी होती किसी को, तो मैं ज़्यादा वाह वाह कर रहा होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जजेस का काम किसी रियासती इदारे का मीडिया ट्रायल करना नहीं है, चाहे वो बार में तकारीर से हो
या वो रिमार्क्स से हो। जजेस का काम ना पॉलिटिकल रिमार्क्स देना है, ना तकारीर करना है, ना ये कहना है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। वो पॉलिटिशियंस नहीं हैं। उन्होंने हलफ उठाया आइन कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला करने का। जिसके अंदर आइन कानून के मुताबिक मुकदमात फैसला करने की जरूरत मौजूद है वो जज रह ले, जिसके अंदर जरूरत मौजूद नहीं है, डर नहीं है, वो इस्तीफा देके घर चला जाए। सर तरीके इंसाफ इस पर भी एतराज उठा रही है कि मर्जी के जजेस लाने का वतीरा तो नून लीग का है ना। हुकूमत जो अभी भी कर रही है जजेस की तकर्री के हवाले से, वो डिले टैक्टिक्स भी तो गलत थे ना। हाई कोर्ट्स में ऐसे भी जज हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट पे एमपीए का इलेक्शन लड़ा। आप पेशावर की एग्जांपल भी दे सकते हैं। पेशावर, अब देखें ना, लोग पेशावर हाई कोर्ट के बारे में ये सवाल करते थे कि जिस पीटीआई के सारे मफरूर और इश्तिहारियों को पेशावर हाई कोर्ट से जमानत क्यों मिलती, ये सवाल होता था। हाँ जी। और आप रात 10 बजे भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम साहब ताज गुल की जमानत लेने घर से आ जाते थे। तो लोग कहते थे किसी आम खातून के लिए रातों रात कौम के हीरो बने हैं। अच्छा नहीं, किसी आम खातून के लिए भी कभी वो रात को घर से आए हैं अपना नाइट सूट से दोबारा कपड़े पहन के पीटीआई के लिए आए सर। अच्छा कदम था। नहीं जज का यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी थी। अच्छा, वही इंसाफ मुझे भी मिलना चाहिए जो उनको मिल रहा था। वो तो मिलना चाहिए ना। सनम जावेद तो नहीं दे पा रहे पंजाब की अदालतों में, तो खवार और यहाँ की जेलों में देखें, आलिया हमजा है। अब अगर मरियम नवाज साहिबा को इस पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में ये कहा इब्राहिम साहब ने, जस्टिस इब्राहिम साहब ने, कि मेरे पे बड़ा गलत तासुर है कि मैंने तहरीक इंसाफ की हिमायत की है। रोते हुए जब वो जा रहे थे आखिरी दिन कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में आपने एलिवेट नहीं किया और मुझ पर ये इल्ज़ाम बड़ा गलत है कि मैं पीटीआई का हामी जज हूँ। भाई रिटायरमेंट को 10 दिन नहीं हुए, पीटीआई ने आपको नौकरी दे दी है कि हुकूमत ने आपकी कोई सर्विसेज थी तो आपको नौकरी दी है ना। बाकी कितने रिटायर्ड जजेस को उन्होंने नौकरी दे दी है? आप मेरी बात समझे, आप ही को क्यों दी है? फिर ये सवाल होना चाहिए ना। फिर आपके दौरान चीफ जस्टिस में जो कुछ होता रहा है फिर उस पर भी सवाल होना चाहिए। इसको मैं कहता हूँ कि अदलिया को अगर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर इतराज़ है तो हमें जुडिशरी की पॉलिटिकल एंगलिंग पर भी इतराज़ है कि अदलिया का भी काम है यकसान निज़ाम इंसाफ पर फैसला करना, एक जैसा इंसाफ देना। सर सूरत हाल अब ये है कि अदलिया का ये कहना है कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। साइफर केस आपके सामने है, एफआईए दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। अगर इमरान खान को अपील करने का हक है तो एफआईए को अपील करने का हक नहीं है? जो हक कानून और आइन ने उनको दिया है। मेरा मतलब आप क्या कह रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का उनको हक है तो वो क्या करते, वो अपील ना करते? इमरान खान ने फिलहाल एक जो पैगाम सहाफ़ियों के हाथ अडयाला जेल से भेजा है, वो कह रहे हैं कि कौम सरगोधा के 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। तो बाकी सबको नहीं पेश जिस तरह वो नहीं, इसका मतलब है उन्होंने खुद ये डिसाइड कर दिया कि ये जो जजेस हैं, जिन जजेस को उन्होंने सलाम पेश करने का कहा है, उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि ये प्रो पीटीआई जजेस हैं और बाकी एंटी पीटीआई जजेस हैं। ये इमरान खान के इस ये जो उन्होंने गुफ्तगू किया, नहीं आप मेरी बात नहीं आप मेरी बात समझिए ना कि मेरा मतलब है साइफर केस में बरी तो उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया, वो बेंच का हिस्सा थे, उनका तो जिक्र नहीं ना किया उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ कि जो जजेस पीटीआई के सियासी बयानिए को ईंधन फराम कर रहे हैं वो उनको सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनका बयानिया आगे बढ़ाने के लिए उन जजेस के खतूत या उनकी बातें जो हैं वो पीटीआई के सियासी बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए एक ईंधन का काम कर रही हैं, जो अदलिया का काम नहीं है। लेकिन अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से जो इल्जाम लगा रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत होनी चाहिए, ना अदलिया का कोई सियासी झुकाव होना चाहिए, ना जजेस का सियासी झुकाव कौम को पता होना चाहिए। मेरा मतलब हम जज का नाम ले तो हमें पता होता है इसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, ऐसा क्यों है। एग्जैक्टली आप मेरी आप बात समझे ना। 3-2 से आएगा कि फैसला 3-1 से आएगा। और जब एक सियासी लीडर कहे कि ये 4 जज मेरे हामी हैं बाकी मेरे खिलाफ हैं, तो फिर ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है बाकी जजेस का। मेरा मतलब है जिन जजेस को उन्होंने कैटेगराइज किया है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये अदलिया की तकसीम का बायस नहीं है कि फैसल वाडा को ही आपने सजा देनी है और मुस्तफा कमाल को ही देनी है और इनको आम माफी है। लेकिन उन्होंने कहा हमने गलती कोई नहीं की, दया अदालत ने उनको टाइम माफी मांग ली। मुज़म्मिल साहब ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद महमूद खान की क़यादत में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं। होने क्या वाला है सियासत में, इस पर जिक्र, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन नकवी साहब इस टाइम
एक्टिव हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ आसिफ अली जरदारी सदर से भी मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, मुजम्मिल साहब मैं आप ही से पूछना चाहूँगी। देखें, इस वक्त एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान टेंशन चल रही हैं। हमने कल इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की, वजारतों की और ये और वो। और मोहसिन नकवी साहब ना नून लीग के हैं ना पीपल्स पार्टी के हैं, बड़ी जमात के। वो तो पिंडी से हैं, पिंडी से हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल है पिंडी की तरफ से वो इंटरवीन कर रहे होंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के। शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात करके गए हैं मौलाना साहब से? नहीं, मैं जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। टेंशन तो नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है ना। फजलुर रहमान साहब वाला चैप्टर बाद में बात करते हैं। तो आज उनसे मुलाकात के बाद जरदारी साहब का यही बयान है कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी है और पाकिस्तान का ख्याल करना है। और तो मेरे ख्याल में जो सीज फायर मिशन है मोहसिन नकवी साहब का नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जबरदस्ती का इत्तेहाद है। हुकूमत बनने से लेके अब तक शादियां पाकिस्तान में जबरदस्ती की होती हैं और फिर चल भी जाती हैं, टाइम भी पूरा कर लेती हैं। कितना खूबसूरती से जवाब दे दिया आपने। लेकिन मसले का हल ये तो नहीं है लड़ के बुजुर्गों ने कराई, बुजुर्गों की कराई हुई शादी फिर आपको पता चाहे जबरदस्ती की हो तो ये शादी भी तो बुजुर्गों ने कराई है ना, पिंडी के बुजुर्गों की कराई हुई शादी है। तो इसलिए लेकिन दिन और रात अच्छे नहीं गुजरते उस शादी में भी, तो मसले मसाइल ही खड़े रहते हैं, तो परेशानी ही रहती है। तो ये देखें ना, जबरदस्ती का इत्तेहाद। फिर जब भी मसाइल आए तो बुजुर्ग इंटरवीन करके सुलह तो कराते हैं कि नहीं। तो पिंडी के बुजुर्गों की तरफ से मोहसिन नकवी साहब मंजूर हो या ना हो, है कबूल हो या ना हो, बुजुर्गों की राय पे फिर आपको पता है ना, जब कान पकड़ के सुलह करा देते हैं तो फिर तो करनी पड़ती है, फिर करनी पड़ती है ना। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जो ये बजट पे इस वक्त टेंशन मौजूद है और कल दूसरे दौर के बाद तीसरे दौर का टाइम तय नहीं हुआ, तीसरे मुज़ाकरात का, तो मेरे ख्याल में डेडलॉक सा था बीच में वजारतें देने के हवाले से। तो अब मोहसिन नकवी साहब को लॉन्च किया है पिंडी ने कि वो लॉन्च तो वो पहले ही कर चुके हैं। जरदारी साहब भी उनको अपना बेटा वो जरा एक्टिव किया फोन करके कि चलें आप जरा उधर जरदारी साहब को, क्योंकि जरदारी साहब ने हमेशा ना आग पर पानी डाला है। हाँ, ठंडी 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 ठंडी। वो बिलावल साहब जब क्रीज से बाहर निकल के इलेक्शन में भी खेलते थे तो वो एक आधा इंटरव्यू दे के चीजों को टोन डाउन करते थे। फिर हमने सुना फिर वो बिलावल साहब एक आध बार नाराजगी की भी बात हुई उनकी। तो जरदारी साहब जो हैं वो मिल मुफाहमत से चलने के हामी हैं। तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब से कहा है कि आप ज़रा रोल प्ले करें और ये पीपल्स पार्टी को समझाएं। अच्छा, इत्तलात जो हम तक मौसूल हुई हैं वो यही है कि ये बजट का मसला नहीं है, इससे पहले भी और मसाइल हैं और कुछ इख्तलाफात हैं जो अब खुल कर सामने आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। कुछ सरप्राइजेस भी हैं जो पीपल्स पार्टी देने वाली है। मैं तो कल आपको कहा था कि कोई पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कह रही कि आपने कहा था वजारतों पे है और पंजाब की 2 वजारतें लेंगे, खामोश हो तो फिलहाल तो मेरा ख्याल है सौदा वही होगा जो मरीम नवाज देने के लिए तैयार नहीं है पंजाब में। उन्हें आप बात समझे, वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है ना हमें उनकी। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का जो ये मिशन है जिसमें हमें वो नज़र आ रहे हैं, वो मिशन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी को मनाने का है। वो जरदारी साहब के पास बुज़ुर्गों का पैगाम लेकर गए हैं कि बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि ये ना करें। तो अब आगे हमें एक आध दिन में नजर आ जाएगा कि बुजुर्गों के पैगाम की क्या मोहसिन नकवी बिलावल साहब फिर एकदम मेरा ख्याल है करेंगे और फिर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। बुजुर्गों का पैगाम काफी होता है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब का जो मिशन है वो अब अगले 24-48 घंटे में हमें पता लगेगा उसके क्या नताइज सामने आते हैं। जो फजलुर रहमान साहब वाली बात है, देखिए फजलुर रहमान पर शहबाज शरीफ भी गए जी और मोहसिन नकवी साहब पहले भी उन्हें मिले हैं, अब भी मिल रहे हैं। लेकिन ये कोशिश है हुकूमत की भी और इस्टेब्लिशमेंट की भी कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई इकट्ठे कोई तहरीक ना चलाएं, क्योंकि पीटीआई इस वक्त तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है मज़ाहमती सियासत की। कल भी मौलाना साहब ने कहा कि मेरे उनसे मामलात इसीलिए तय नहीं हो रहे क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से हटकर बात नहीं करना चाह रहे और वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज है। नहीं, तो इसलिए मेरे ख्याल में कि वो मोहसिन नकवी साहब वहाँ भी पिंडी की तरफ से ही बुजुर्गों का पैगाम ही लेकर गए हैं, कल शहबाज शरीफ के पास भी गए हैं। तो मौलाना से मोहसिन नकवी का पुराना ताल्लुक है, मौलाना ने उनका निकाह भी कहते हैं पढ़ाया था। तो हाँ, अच्छा। तो इसलिए वो पुराना ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब देखिए निकाह मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ाया था, बेटा उन्हें आसिफ जरदारी साहब ने बनाया हुआ है, पसंदीदा वो पिंडी के हैं, हुकूमत में वो PMLN की मौजूद हैं। आप देख लें
आप इतनी सारी जगह इकट्ठी मौजूद हो सकती हैं। मैं तो देख ही रही हूँ, ठीक है, मैं तो देख ही रही हूँ कि तो पाकिस्तान में क्या हो सकता है और क्या कुछ हो रहा है। मुलाकातों को इजी ना लिया करें। मैं नहीं ले रही, मैं खुद सना नकवी हूँ, मैं अपने आप को भी इजी नहीं लेती। अच्छा, आपने फौरन खुद को सना नकवी किया है कि आपको हम मोहसिन नकवी साहब के साथ नहीं बिल्कुल अटैच ना करें, क्योंकि दूर दूर तक मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको इस चीज पे, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे पे जो हलचल है इस वक्त, उसमें जो मोहसिन नकवी जिस तरफ से नुमाइंदा है सियासत पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर, एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पर, अगर वो ये तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट और पैचअप कराने के चक्रों में है मोहसिन नकवी साहब, तो आपको लगता है कि इससे मामलात और हालात ठीक हो जाएंगे? असल मसला तो मईशत का सबसे बड़ा मसला है ना, बजट का तो मसला अब सामने। फिलहाल तो मसला है बजट थ्रू करने का, कि ये बजट पास हो जाए। आगे हमने IMF के पैकेज में जाना है, इस बजट की राह में कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में है। अभी तो यही बात समझाई जा रही होगी पीपल्स पार्टी को कि हम बात करते हैं बाद में और आप अभी बजट को थ्रू करें। तो मेरे ख्याल में जो पिंडी की मैसेजिंग है वो मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए वो अब पोलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर पहुँच रही होगी, और उसके नताइज अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने पुरअसर हैं, बुज़ुर्गों की बात में असर रह भी गया है या नहीं रह गया। क्योंकि बात यह है कि एक सियासी जमात तो बुजुर्गों से मुसलसल लड़ी जा रही है, तो बाकियों का ख्याल है कि अब बुजुर्ग भी ज्यादा महाजों पर तो नहीं लड़ सकते ना ठीक है ना, फिर वाले बुजुर्ग ज्यादा महाजों पर तो नहीं लड़ सकते, वो ऑलरेडी एक सियासी जमात से लड़े हैं, तो अब पीपल्स पार्टी से भी लड़ लेंगे। तो पीपल्स पार्टी को इसका अंदाजा तो है ना कि वो बुजुर्ग लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी बात इस वक्त मानी जा सकती है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है, अगर वो वजारतें चाहती हैं तो उन्हें 8 फरवरी के बाद ही ले लेनी चाहिए थी। पहले इतना मॉरल स्टांस लेना कि हमें नहीं चाहिए और अब लेने के लिए ब्लैकमेलिंग करना, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन KP की सियासत में भी हलचल है। हाँ जी, KP की देखिए, महमूद खान की क़यादत में PTI पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो गुज़श्ता कई अरसे से पेशावर के दौरे कर रहे हैं, गवर्नर हाउस जाते हैं, वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, गए भी हैं, ठीक है ना, इससे कबल भी गए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, अंदर खाते कुछ ना कुछ खिचड़ियाँ पक भी रही हैं। नहीं, आप वहाँ पेशावर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। आप पार्टी पोजीशन देखिए। पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन सारी भी इकट्ठी हो जाए तो PTI की गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं। 119 लोग हैं उनके पास, बोलिए मीन गंडापुर वो गंडापुर दबंग बयानात से साफ जाहिर है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के 9 सीटें हैं, JUIF की भी 9 सीटें हैं जी। अच्छा, अब PTI पार्लियामेंटेरियन की 2 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की 5 हैं। पीपल्स पार्टी फजल रहमान और नून लीग के मुकाबले में KP में एक छोटी जमात है और पार्लियामेंट, मेरे ख्याल में अभी KP में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए हैं। आप बात समझिए, मखसूस नशिस्तों की वजह से मामला रुका हुआ है और वो सेनेट के इलेक्शन KP के अभी होने हैं। ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद KP के सेनेट के इलेक्शन होने हैं। अगर PTI पार्लियामेंटेरियन और पीपल पार्टी मिलकर लड़ते हैं सेनेट का इलेक्शन तो एक आध सीट वो अपनी मैच्योर कर सकते हैं, या वो उन वोटों के पीपल्स पार्टी वाले ये 2 वोट पीपल्स पार्टी को जा सकते हैं, ANP वाला 1 वोट भी पीपल्स पार्टी को जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको हमें देखना चाहिए आगे जो KP में सेनेट के इलेक्शन आने हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, एक आध सेनेटर आपका ज़्यादा हो जाए तो फ़र्क तो पड़ता है ना, एक सीट से आप एक सेनेटर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में, और फिर हो सकता है मखसूस नशिस्तों पर भी फ़र्क पड़े। तो मेरे ख्याल में नून लीग और फजल रहमान की जो फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक डेडलॉक मौजूद है। फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब के बारे में एक नेगेटिव कमेंट भी किया था कि वो सिर्फ मुफाद की सियासत करते हैं, कोई मुफाहमत की सियासत नहीं करते, मुफाद की सियासत करते हैं। तो वो लेकिन वो शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ से भी मिलते हैं, पिंडी व मोहसिन नकवी से भी मिलते हैं, तो नून और उनके दरमियान एक अलायंस हमें तहरीक इंसाफ वालों से भी मिलते हैं। तहरीक इंसाफ वालों, तहरीक इंसाफ, ये मौलाना साहब क्या कर रहे हैं सियासत? बात कहते हैं जरदारी साहब को, नहीं जरदारी साहब की सियासत पर एतराज उठाते हैं, मौलाना साहब अपनी सियासत देखें वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ वालों को कहते हैं कि जी हम इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, खान साहब से ये शराइत है उनसे मनवा लें। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब भी वेलकम है, नवाज शरीफ साहब भी वेलकम है, जरदारी साहब भी, मोहसिन नकवी साहब। जब वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ पिंडी वालों से मुज़ाकरात करेंगे तो मौलाना ये कहते हैं कि हम पिंडी वालों की सियासी मुदाखलत के खिलाफ हैं, हम सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करेंगे, ठीक है ना, हम नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेंगे।
तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से मिल लेते हैं। वो कहते हैं हम तो सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करेंगे। पीटीआई वाले लेकिन अब कल तो महमूद खान अचकजई साहब को पीटीआई ने मुज़ाकरात का हेड बनाया है। तो कल मैं उनका एक टीवी टॉक शो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जरदारी और नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए जाएंगे जी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इमरान खान किसी को कबूल हो या ना हो, अच्छा लगे ना लगे, इलेक्शन वो जीता हुआ है 8 फरवरी का। पता नहीं वो तो फिर महमूद खान साहब भी सदर का इलेक्शन जीते हुए, अगर वो जीता हुआ था उन्हें बलोचिस्तान। सर आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान महमूद खान अचकजई ही रुकावट है। कैसे? देखिए, फजलुर रहमान की सियासी हैसियत महमूद खान अचकजई से तो बहुत बड़ी है। कोई इतराज उठाएंगे महमूद खान? नहीं, जब कह देंगे इमरान खान साहब क्या? नहीं, पर बात यह है कि इमरान ने उनको सदर का उम्मीदवार बनाया ना, जिनके पास एक वोट भी नहीं था। अगर फजलुर रहमान को सदर का उम्मीदवार बनाते तो उनके पास केपी में भी वोट हैं, बलोचिस्तान में भी वोट हैं, कौमी। लेकिन वो ऐसी हमायत करेंगे जैसे महमूद खान अचकजई कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे ना, फिर इत्तेहाद में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना आपको, ये तो नहीं है। फिर आपने जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद बनाया, उसका भी महमूद खान को सरबराह बनाया, तो मौलाना उनके मतहत तो आके बैठने को तैयार नहीं। आइन की बातें लेकिन मौलाना साहब भी कर रहे हैं, जमहूरियत की बातें मौलाना साहब भी करते हैं, लेकिन तो इसलिए मेरे ख्याल में कि मौलाना न्यूट्रल ऑपोजिशन है। अब आप मुझे ये ना कह देना न्यूट्रल जानवर होता है। नहीं, न्यूट्रल्स होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं, वो एक न्यूट्रल ऑपोजिशन है। लेकिन मेरे ख्याल में जो बिलावल भुट्टो और महमूद खान की आपको मुलाकात के लोगों ने कहा कि जी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो रहे हैं, या ये इलेक्शन से पहले इकट्ठे होने चाहिए थे। परवेज खटक साहब की हठधर्मी ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कहाँ है परवेज खटक साहब? परवेज खटक साहब आराम कर रहे हैं। कहाँ? सियासत से लहदकी के बाद ना, समझ आ गई अपने गांव में। जहांगीर तरीन मेरे ख्याल में नहीं, हाँ, एक जहांगीर तरीन साहब को समझ आ गई और एक परवेज खटक साहब को समझ आ गई। और भी बहुत से लोगों को समझ में आई है, लेकिन एक नहीं समझ में आ रही तो नून लीग को नहीं आ रही। जब मुफाहमत की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का ये मानना है कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारे जो हालात खराब करने के पीछे ये नून लीग ही है। ये नहीं चाहते कि हालात ठीक हो। वो जो वीडियो पोस्ट की थी वो नवाज शरीफ ने की थी, जिस पर हालात खराब हुए हैं, या आज एक जो पोस्ट करके डिलीट की गई है वो भी नून लीग ने की है पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से। नहीं, वो शौकत सिद्दीकी साहब का भी आपको याद होगा। देखिए, शौकत सिद्दीकी साहब को तब तो नून लीग हमायत कर रही थी ना इस बात की। आज अदलिया पर एतराज़ात उठा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने की है, ऐसी तकरीर शौकत सिद्दीकी ने की थी, आपने उनको निकाल के बाहर कर दिया। लोग उनसे सलाम नहीं करते थे, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, सलाम का जवाब नहीं वही बात देखिए ना, तो यही तो कंपैरिजन है। तो उस वक्त सपोर्ट कर रही थी, आज क्यों नहीं? उस वक्त आज अदलिया पर तनकीद उस वक्त जुडिशरी जो थी वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट थी, तो इसी चीज को तो खत्म करना है। और प्रो पीटीआई थी, और प्रो पीटीआई थी। जुडिशरी प्रो पीटीआई थी, प्रो एस्टैब्लिशमेंट थी, न्यूट्रल नहीं थी। आप मेरी बात सुन, उस वक्त जो साकिब निसार साहब थे, उस टाइम न्यूट्रल्स कोई और थे ना? नहीं, उस वक्त जो साकिब निसार साहब थे, जिसकी तरफ खान साहब इशारा करते थे, जिनकी तरफ खान साहब इशारा करते हैं, या जिनके बेटे की ऑडियो पे बाबर सितार साहब ने स्टे दिया हुआ है टिकटों की तकसीम के हवाले से, कि हालांकि देखे ना जी, ये साबिक चीफ जस्टिस का क्या काम है एक सियासी जमात की टिकटों में इंटरफेरेंस करना। जैसे हमने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की बात की है, उनका क्या काम है कि मेरा मतलब आपने उनको जमानतें इसलिए दी थी कि रिटायरमेंट के बाद आपको नौकरी मिल जाए। फिर हम ये लोग ये सवाल नहीं करेंगे कि वो सारे फैसले इसलिए थे कि रिटायरमेंट के बाद एक नौकरी लेनी थी। बिल्कुल ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। बहरहाल पिंडी एक्टिव है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सुलह कराने के लिए, मोस्ट एक्टिव है। फिर कहते हैं मुदाखलत नहीं करते। नहीं, वो अब खान साहब के दौर में बजरिया कर्नल, खान साहब कहते हैं ना एक कर्नल के जरिए होती थी, अब कर्नल के जरिए नहीं होती। कौन है वो? अब मोहसिन नकवी के जरिए होती है। अब एक पॉलिटिकल और सिविल फेस है उनके पास, एक पॉलिटिकल और सिविल फेस ले आए हैं ताकि उनको जरूरत ना पड़े। वो पार्लियामान में मौजूद हैं, सेनेटर हैं, वो एक सियासतदान हैं, वो वजीर हैं, उनका बनना, उनका जाना राइट बनता है। आप समझिए ना, अब वो खान साहब वाला दौर नहीं है कि पार्लियामेंट में एक कर्नल बैठा होता था। ठीक है मुज़म्मिल साहब, ब्रेक अनाउंस करती हूँ मैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कस करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, सियासत पर बहुत बात करते हैं हम, और ज़्यादातर हमारे 90% प्रोग्राम सियासत पर, पॉलिटिकल इकॉनमी पर होते हैं या पॉलिटिक्स पर होते हैं। जब हम मईशत की भी बात कर रहे होते हैं तो टेक्निकली हम सियासत की ही बात कर रहे होते हैं, रियल टाइम पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इकॉनमी है पाकिस्तान की,
उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। और बहुत सारे नाजरीन और दोस्तों का ये गिला है कि हम सोशल इश्यूज़ पर बात नहीं करते, सोसाइटी का जो मुस्बत पहलू है वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में सियासत इतनी ज़्यादा रहती है कि उसके लिए यकीनन टाइम नहीं है। लेकिन आज वर्ल्ड डोनर्स डे, ब्लड डोनर्स डे है। पूरी दुनिया में आज खून का अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। खून का अतिया इंसानी ज़िंदगी बचाता है, जान को बचाता है। जब आप किसी को अपना खून देते हैं उसकी ज़िंदगी बच जाती है। एक्सीडेंट्स में, बीमारियों में लोगों को हस्पतालों में खून की ज़रूरत होती है, और हम अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए खून के अतिये के लिए अपील करते, पोस्टें लगाते कि ये मुझे ये ब्लड चाहिए। हमारे यहाँ को अच्छे क्रेडिबल ब्लड बैंक्स की भी कमी है। फिर सबसे ज़्यादा खून की ज़रूरत थैलेसीमिया के बच्चों को। थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी ही खून पर है। हफ्ते में 1 दफ़ा लगना है, 2 दफ़ा लगना है। उन्हें साफ़ खून की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। अब तो थैलेसीमिया के बच्चों की उम्र 50 साल तक, 60 साल तक भी चली गई है, अगर उन्हें मुस्तकिल सेहतमंद खून मिलता रहे। तो बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान में खून देने का रिवाज मौजूद भी है और नहीं भी है। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के मुकाबले में यहाँ कम रिवाज है, लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं है कि लोग खून नहीं देते। पर्सनली भी रिक्वेस्ट किया जाए तो लोग एक दूसरे को खून दे देते हैं। ब्लड डोनेशन का एक कल्चर मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ में ब्लड कैंप्स लगते हैं, पुलिस में, फ़ौज में, मुख्तलिफ़ इदारे भी ब्लड कैंप्स लगाते हैं, हर जगह ब्लड कैंप्स लगते हैं। आज गवर्नर पंजाब ने भी थैलेसीमिया के एक इदारे सुंदस में जाकर ब्लड डोनेट किया ताकि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जाए। मेरी जो को होस्ट हैं सना कहवान, वो भी आज थैलेसीमिया के बच्चों के एक सेंटर में सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं, और उन्होंने आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के हवाले से वहाँ उन बच्चों से भी बात की है, थैलेसीमिया के बच्चों से बात की है, वहाँ की इंतज़ामिया से बात की है, और खून का अतिया देने के हवाले से बात की है। ये हमने कोशिश की है कि सियासत से हट कर भी कोई एक सेगमेंट बनाया जाए, तो यकीनन आप इसको ज़रूर देखेंगे। तो ओवर टू सना कहवान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज दुनिया भर में ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि आलमी सतह पर आज इस दिन के मनाने का मकसद है कि आप ब्लड डोनेट करें ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे मरीज़ों के लिए जो थैलेसीमिया जैसे मर्ज़ का शिकार हैं। उनके लिए खून का अतिया, आपका खून का अतिया इतना ज़रूरी है कि उनकी एक जान बचा सकता है। बहुत से यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद हैं थैलेसीमिया के, उनसे हम बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे और पूछेंगे उन्हें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इस फाउंडेशन में रोज़ाना की बुनियाद पर 70 से 80 अफराद हैं जो कि ब्लड के लिए यहाँ पर आते हैं, और उनसे हम पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको कितनी मुश्किल पेश आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। आप कितना ब्लड, आपको महीने में कितनी दफ़ा प्रोसेस के लिए आप आते हैं? 2 से 3 टाइम्स। तो कितना कोई प्रॉब्लम आपको कभी आया हो और कभी ये सुनने में मिला हो कि जी अभी ब्लड नहीं है, ऐसा हुआ? हाँ जी, होता है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ? तो फिर आप तब क्या करती हैं? फिर अक्सर अपने डोनर्स ले आती हूँ, लेकिन कभी डोनर्स भी अरेंज नहीं होते, फिर ज़्यादा मुश्किल होती है। कभी तबीयत डाउन भी हो जाती है इसकी वजह से, लेकिन ये है कि यहाँ से इजीली मिल जाता है, ज़्यादातर इधर से ही मिलता है। और जाहिर है 1 महीने में 2-3 दफ़ा आप कह रही हैं कि आपको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी? क्योंकि ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी से आप इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, कभी इंसान के पास पैसे होते हैं और कभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसमें क्या आप अपील करना चाहेंगी गवर्नमेंट से? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि हम जैसे बच्चे जी सकें। और भी नाज़रीन हमारे साथ पेशेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको ब्लड लेने में कभी कोई ऐसा लम्हा, कभी कोई ऐसा टाइम महसूस हुआ हो कि जी अब पता नहीं ब्लड मिलेगा या नहीं मिलेगा, अरेंज हो पाएगा कोई डोनर या नहीं, कभी ऐसा हुआ है? हर बार ही ऐसा होता है कि हमें डोनर खुद अरेंज करने पड़ते हैं। बहुत बाय चांस कभी ऐसा है कि मिल जाता है ब्लड, लेकिन हमेशा ब्लड जो है ना अरेंज करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हमें ब्लड नहीं मिलता। तो फिर मायूसी होती है। क्या अपील करेंगी जो लोग देख रहे हैं उनसे? हम यही दरख्वास्त करेंगे सारे डोनर से कि हमें ब्लड ज़रूर दिया करें। ब्लड हमें मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी बचेगी। ब्लड मिलेगा तो सूरत हाल ठीक रहेगी, ये जी पाएंगी, ये खुश रह पाएंगी। एक पेशेंट, उनकी मदर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कितनी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती हैं आपको? शायद सारी ज़िंदगी से आपके साथ ये है कि बच्चे की ज़िंदगी थ्रू आउट जितनी है साथ साथ चलती रहेगी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अपने 2 बच्चे हैं जो इसी बीमारी से लड़ रहे हैं,
तो मैं आपके चैनल के हवाले से यही अपील करूँगी लोगों से कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जितना ब्लड डोनेट करेंगे ये बच्चे उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ जी सकेंगे। आप एक शख्स के ब्लड देने से 3 ज़िंदगियाँ बचती हैं। तो ब्लड देने के लिए सुंदर फाउंडेशन को सबसे पहले याद रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मियारी ब्लड दिया जाता है, बहुत अच्छी बच्चों की केयर की जाती है। इसके अलावा भी कहीं और से आपने कभी ब्लड वगैरह? नहीं, मैं जब से मेरे बच्चे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से बहुत अच्छी उनकी केयर, बहुत अच्छी ब्लड की तमाम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, हर चीज़ बहुत अच्छा हमें मिल जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर अरेंज ना हो पाए तो बहुत मायूसी का सामना होता है, क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चे हैं इसी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर जब आते हैं तो ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ अरेंज करवा देते हैं। लेकिन मैं लोगों में फिर भी इतनी अवेयरनेस देना चाहूँगी कि वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि लोग बहुत कम ब्लड डोनेट करते हैं। डॉक्टर अदनान गिलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो डेली बेसिस पर यहाँ पेशेंट्स को सर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कितने इश्यूज़ को फेस करते हैं आप यहाँ पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए? वालेकुम अस्सलाम जी। जहाँ तक इश्यूज़ का सवाल है, उसमें जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है वो ब्लड है, क्योंकि कोई ऐसी आर्टिफिशियल मशीनरी नहीं है जो सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बनाए। ह्यूमन बॉडी में बनता है और 120 डेज़ में टूट के दोबारा बन जाता है। अब इन मरीज़ों के लिए खून इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल काम है। हम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मार्केट में, बैंक्स में या कहीं पर भी कोई लोग हमारी अपील सुने, वहाँ पर ब्लड कैंप लगाते हैं, लोग ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन समटाइम्स जैसे समर्स चल रही हैं, कॉलेजेस बंद हैं, गर्मी में लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन इन मरीज़ों को हर 10 से 15 दिन बाद खून की ज़रूरत पड़ती है। अब और कितने चांसेस ऐसे भी होते हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा ब्लड आपके पास आता है और कभी नहीं भी ये चांस मिलता आपको कि उसको वेरीफाई किया जाए और वो डोनर मतलब लग जाए पेशेंट को, तो फिर उसके बाद? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कोई भी ब्लड आप लेकर आ रहे हैं वो इतना हेल्दी होना चाहिए कि किसी को अगर आप लाइफ दे रहे हैं तो उसको साथ कोई बीमारी ना दें। इसी वजह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, जिसमें वो तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें 99.9% हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ब्लड हेल्दी है या नहीं। जहाँ तक सवाल है कि किसी को अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है या किसी को ऐसी कोई डिजीज़ है जिसको वो लगवा के ले आए, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं, तो हम उनको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंसिल कर देते हैं। प्री रिक्विजिट है हमारा, स्क्रीनिंग करके बता देते हैं कि आपका जिस्म ऑलरेडी बीमारी कैरी कर रहा है, और उसी की फिर सदेबाब के लिए उनके अकॉर्डिंगली गाइड भी कर दिया जाता है। नाज़रीन, सुंदस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि कितने बच्चे उनके पास डेली बेसिस पर यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं और उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। सुंदस फाउंडेशन में जो रजिस्टर्ड पेशेंट की तादाद है वो 7000 से ज़्यादा है। इनमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, और सुंदस फाउंडेशन के तमाम मराकज़ में तकरीबन 400 से 500 डेली जो है ट्रांसफ्यूजन होती है। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि जब खून का अतिया देने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा खून का अतिया दे, तो तभी जो है ये मुमकिन हो सकता है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सर, कितनी मुश्किल आपको पेश आती है? क्योंकि अक्सर होता है कि स्पॉन्सर्स होते हैं और कभी ब्लड सफिशेंट नहीं होता, लेकिन पेशेंट्स जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान में थैलेसीमिया के पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है, उसमें क्या मैसेज करेंगे? मेरी जो है अपील ये है लोगों से कि वो खून का अतिया दें, क्योंकि खून का अतिया देने से कोई नुकसान नहीं होता। हर सेहतमंद बंदा जो है वो साल में 4 मरतबा खून का अतिया दे सकता है, और अगर खून का अतिया आप नहीं देते तो आपका खून जो है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि खून के सुरजरसीमों की जो ज़िंदगी है वो तकरीबन 90 से 120 दिन है। 90 से 120 दिन के अंदर जो है वो खून के जो है अज्जा जो है वो खुलिया ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी को दे देंगे तो उससे कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। जिस तरह कुरान की आयत है कि जिस किसी ने किसी एक इंसानी ज़िंदगी को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आपके खून के एक बैग से तकरीबन जो है 3 कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ बचती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो है खून का अतिया देने वालों की तादाद जो है वो बहुत कम है, ये तकरीबन 3% से भी कम है, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जो है वो 20% जो है वो खून का अतिया देने वालों की तादाद है। पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि वो खून का अतिया दे ताकि कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सके।
और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसकी तशहीर में, इसकी आगाही में अपना किरदार भी अदा करें। जिस तरह के मीडिया जो है वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, उस पे जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स जो हैं, जिस तरह हम चैनल है, आप हमेशा जो है ऐसे काज की जो है वो मदद करते हैं। तो हमें और बाकी लोगों को चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खून का अतिया देने वालों की तादाद बढ़ेगी। और जहाँ कहीं भी किसी भी इदारे में, वो चाहे सुंदस फाउंडेशन हो, वो चाहे नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन हो, वहाँ पे जो है कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकेगा। शुक्रिया यासिन साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।